हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विष चिकित्सा के 24 उपक्रम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने उपधान तक पढ़ लिया था और ये भी पढ़ा था कि जो 24 उपक्रम है उनको किस तरह से याद करना है। अब हम नेक्स्ट जो उपक्रम है 13वें नंबर का प्रदमन, उसकी ओर चलते हैं। तो रोगी की नासिका में कटबी, कटु व कटफल चूर्ण को नलिका के द्वारा पहुंचाना प्रदमन नस्य कहलाता है। इससे रोगी की चेतना दूर होती है। उपरोक्त द्रव्य के अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण नासिका में प्रवेश करवाते हैं। इससे रोगी के शिरोगत दोष दूर हो जाते हैं। इसमें एक बांस की लकड़ी रहती है, या अब उस लकड़ी का भी साइज डिपेंड करता है कि क्या दोष है, किस तरह का चूर्ण हम प्रवेश करवा रहे हैं। उसमें बिल्कुल सूक्ष्म चूर्ण की मात्रा भी अलग अलग रहती है कि ये दोष है, या व्यक्ति की मूर्छा की अवस्था देख करके वो किस तरह से मूर्छित है, ठीक है, उसमें क्या सिम्टम्स है, उसको देखकर उस चूर्ण की मात्रा डिसाइड की जाती है। मेनली हम 3 चूर्ण यूज में लेते हैं, कटबी, कटुफल और कटु। ये बेसिक है। इसके अलावा भी हम व्यक्ति की कंडीशंस देख के चूर्ण यूज में ले सकते हैं। उसको फूंक मार के रोगी की नासिका में प्रवेश कराया जाता है, जिससे एकदम से उसके जो सेंसरी जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो एकदम से स्टिमुलेट हो और उस व्यक्ति को होश आए, ठीक है। इसलिए हम प्रदमन का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा हृदय आवरण। इसका अर्थ है हृदय को सुरक्षा करना, यानी हृदय को आवरण बना देना। हृदय की रक्षा हेतु रोगी को घृत, मधु अथवा प्रतिविधिविष द्रव्य संस्कृत घृत का सेवन कराएं। यानी कुल मिला के हृदयावरण में ऐसी क्रियाएं कराई जाती है जिससे व्यक्ति का कफ ज्यादा हो, कफ बढ़ जाए। कफ बढ़ने से वो हृदय में इकट्ठा हो जाएगा। घृत, मधु इनसे, या बहुत ज्यादा अनुपमास हो गया, दाल हो गई, दाल तो नहीं, अनुपमास के हम सेवन कर सकते हैं। ये जो भी कफ वर्धक चीज है, उससे क्या हृदय में कफ इकट्ठा हो जाता है। कफ इकट्ठा होने से क्या होता है कि विष भी उस कफ में रुक जाता है। धीरे से फिर व्यक्ति का जीव मिसलाने लगता है, उससे वमन हो जाता है। वमन होने से जो उसका मैक्सिमम टॉक्सिक पार्ट है, अगर 50% हमारा पॉइजन भी वमन के द्वारा निकल गया तो हमारे को बहुत आसानी होती है आगे ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। जैसे स्वर्णगेरिक है। अब स्वर्णगेरिक का यूज किया जाता है वैसे तो सेकंड में वेग में, लेकिन स्वर्णगेरिक का हम विरेचन में यूज कर सकते हैं, मधुयष्टि का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई द्रव्य है, वमनोपक द्रव्य है जो कल्पिस्तान में दिए हुए, उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो कफ वर्धक चीजें हैं उनका वमन करवाने में हम फर्स्ट वेग में यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेग में विष के रस की दृष्टि होती है जिसका कफ से सामंजस्य रहता है, साम्यता रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अंजन की। यह उपक्रम नेत्र में विष प्रभाव कम करने के लिए सर्पदंश रोगी को मूर्छा जगाने के लिए करते हैं। तो नेत्र से आके विवर्ण मलिन हुए और विभिन्न प्रकार के वर्ण देखते उसे अंजन कराने, जिसके लिए पिपली, मरीज, यौशार, वचा, सेंधा, लवण, शीघ्रहित मत्स्य के पित्त से भावित करके विषनाशक बनाए। अंजन हम उसमें यूज करते हैं जिसमें व्यक्ति को मूर्छा आ गई हो। तो उसमें वैसे तो अंजन के कई टाइप्स होते हैं। अगर हम चरक सूत्र स्थान में पढ़ेंगे दिनचर्या चैप्टर में, तो स्त्रोत अंजन, पुष्पांजन, नीलांजन, रसांजन, इस तरह के कई मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ ये यूज नहीं करना है। हमें यहाँ व्यक्ति की सुंदरता को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। हमारा मेन काम है व्यक्ति को होश में लाना, उसको मूर्छा से बचाना और विष के प्रभाव को करना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा होता है तो तीक्ष्ण अंजन काम में लेते हैं, जिससे वो विष के प्रभाव से बाहर निकले, उसकी आंखें एकदम से खुल जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पिपली, मरीच, वचा, सिंधव, लवण और यौशार, शिग्रू बहुत बेस्ट। जहां भी पॉइजन का नाम आएगा वहां शिग्रू आएगा। शिग्रू जो है विष के प्रभाव को कम करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, इसलिए शिग्रू का नाम हमेशा मेंशन रहेगा। ये सभी तीक्ष्ण द्रव्य है, इनको मत्स्य के पित्त से भावित करके हम अंजन बनाना और फिर अंजन करना है। नस्य विष जब सिर में चला जाए तो नस्य उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। नस्य का प्रयोग शिरशूल, गुरु व आलस्य हनुस्तम ग्रह करें, दारुण मन्यस्तम होने में करें, और नासा, नेत्र, कर्ण, जीवा की कंठोरत नसे। एक बात यह है कि ऊर्ध्व जत्रु होती है मेरी क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के ऊपर जितने भी डिसऑर्डर है, अब चाहे वो नासा के हो, चाहे कर्ण के हो, चाहे जीवा के हो, चाहे दांत के हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे शिर रोग हो, चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, ईयर, आई, किसी की भी ENT का कोई भी डिसऑर्डर, वो सब नस्य ठीक कर सकता है। नस्य में उसमें ठीक करने की क्षमता रहती है। नस्य डिपेंड करता है कि कौन सा दोष है, ये कौन सा दोष विष में ज्यादा प्रभावशाली है ना। अब मानो सांप ने भी काटा, तो सांप में कौन सा सांप है, जो वात प्रधान सांप ने काटा है, पित्त प्रधान ने काटा है, कैसे काटा है, ठीक है। उसके लक्षण क्या है, विष का कौन सा वेग चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। उस हिसाब से नस्य की डोज डिसाइड की जाती है कि मर्श देना है, प्रतिमर्श देना है, या फिर हमें कौन सा द्रव्य जो है यूज में लेना नस्य के लिए। वो सब व्यक्ति की दोष की प्रधानता के अनुसार, व्यक्ति के सिम्टम्स देख के ये सब वैद्य डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब धूम या धूपन करते धुआं देना, इस प्रक्रिया से श्वसन तंत्र के अवरोध हट जाते थे, सामान्य श्वास आने लगता है।
जिनमें भी जितने भी पॉइजन्स है, जिनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी श्वास की रुकावट हो जाती है, ठीक है, उन सब में धूम्रपान बहुत ही बेस्ट है पॉइजन को हटाने का। अब धूम भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्रायोगिक स्नेक, वेरेचनिक, चरक ने तो हमारे आचार्य चरक ने 3 बताए, लेकिन सुश्रुत जी ने और ऐड करें, कासगन और वामली ऐसे बताए। हर एक के अलग अलग द्रव्य है, हर एक को देने का मेथड अलग है, हर एक के जो नलिका रहती है उनकी लंबाई अलग अलग बताई गई है, वो सब धूमपान के अंतर्गत आती है। डिपेंड करता है व्यक्ति की कंडीशन क्या है, कौन सा दोष है, ठीक है। अब लेह का मतलब है चाटना, यानी प्राय मुख और गले में रुक्षता देखी जाती है। इसे शांत करने तो ऐसी औषधि कल्पना की जाती है जो आसानी से पच जाए। इसे अनुपान के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, सप्ताह गर्भ। अब अपने को इसमें लेह में हम तभी लेह का प्रयोग कर सकते हैं जब हमें 70 to 80% आइडिया हो कि हाँ यार इसने ये पॉइजन लिया है, वो हमें पॉइजन दिख भी जाए, है ना। कोई ऐसा तीक्ष्ण पॉइजन ले लिया, कोई बहुत ज्यादा एल्कलाई ले लिया। अब एल्कलाई ले लिया तो कोई एसिडिक चीज से उसको बैलेंस करने का, तो एसिडिक चीज हमको चटाएंगे। अब कोई एसिडिक ज्यादा पॉइजन है, जिस जीभ से चाटा हो, एक्सीडेंटली भी चाट लिया, ऐसे भी चाट लिया, तो उसको फिर एल्कली से बैलेंस करेंगे। ये डिपेंड करता है, उसकी ऑपोजिट चीज से बैलेंस करना है। मैक्सिमम जो चाटने के लिए चीजें यूज होती है वो होती है मधु और घृत, ठीक है। अब हम बात करते हैं औषध। अब औषध के अंतर्गत हमारे पास सारी कल्पनाएं आ जाती है। इसमें हमारे पास नस्य, अंजन, पेया, विलेपी, युवागु, जितने भी अगध है। अगध क्या होता है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का एक समूह होता है जिनका विष को रोकने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो मुख से ही दी जाती है। जैसे हम चरक चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, महागंधस्थी अगध है, गंधस्थी अगध है, मृत संजीवनी अगध है, ऋषभ काद्य अगध है, शार अगध है। ये डिफरेंट प्रकार के जो अगध है ये औषधियों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। प्रतिसरण, प्रतिसरण का मतलब है चूर्ण को दंश स्थान पर रगड़कर रक्त संचरण की वृद्धि की जाती है, जिससे रुका हुआ रक्त एवं शारीरिक द्रव्यों का निर्वहन हो जाता है। जब सर्व दंश में रक्त मोशन पर रक्त नहीं निकलता है तो शुंठी, मरीच, पिपली, ग्रदुम, पंचलान वृत्ति का चूर्ण रगड़ते हैं। यानी जो रुका हुआ रक्त है और वो ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो हम फिर चूर्ण रगड़ते हैं। और दूसरी बात, चूर्ण तब भी रगड़ा जाता है जब अगर रक्त मोक्षण किया और रक्त नहीं निकल रहा है, तो हम जो भी तीक्ष्ण द्रव्य है, कटु द्रव्य है ना, जैसे शुंठी, मरीच, पिपली, ये सब है वृत्ति, इनका चूर्ण रगड़ते हैं, ठीक है। प्रतिविष का कोई भी चीज काम नहीं आ रही तो फिर हम उसका एंटीडोट यूज करते हैं। एंटीडोट का मतलब है हर एक पॉइजन का एक स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, चाहे आयुर्वेद में हो चाहे मॉडर्न में हो, ठीक है। जैसे मॉडर्न में होगा तो पैरासिटामोल का अलग होगा, या कोई और पॉइजनिंग होगी, डाइक्लोफिनेक की पॉइजनिंग उसके लिए अलग होगा, एसिटाइल के लिए अलग होगा, ठीक है, नॉर एड्रेनलिक अलग होगा, सबका अलग अलग रहता है, ऐसे आयुर्वेद में अलग अलग रहता है, ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना एक पॉइंट है, जांघम और स्थावर विष तो होते हैं। जांघम विष की गति अधो होती है, ठीक है। जांघम विष की गति ऊर्ध्व रहती है या अधो गति रहती है, और स्थावर विष की ऊर्ध्व रहती है, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ध्यान रखना है कि इसमें एंटीडोट ऑपोजिट काम करते हैं। यानी जांघम विष का है तो हमें स्थावर विष का एंटीडोट यूज करना है, और स्थावर विष है तो हमें जांघम विष का एंटीडोट यूज करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि विष का प्रभाव वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा रहता है और शरद ऋतु में इसका प्रभाव कम रहता है, ठीक है। सर्प विष की मात्रा कैसे डिसाइड करनी कि उसको किस मात्रा में डसा है और कितनी। 4 तो अवर मात्रा होती है, 6 यव मध्यम मात्रा होती है, 8 यव प्रवर मात्रा होती है। जितनी मात्रा बढ़ती जाती है उतना व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जितनी प्रवर मात्रा में उसने सर्प विष अंदर गया बॉडी में या उसने डसा है तो उतनी ज्यादा उसके सिम्टम्स होंगे, उतना ज्यादा वो फैलेगा और इमरजेंसी क्रिएट होती है और व्यक्ति के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। कीट विष 2 यव, वृश्चिक विष में तेल समान। लूता विष में मुक्त और अगध सेवन निरर्थक होता है। विष पीड़ित मनुष्य में अगध अमृत तथा निर्विष व्यक्ति में अगध विष समान कार्यकारी होता है, ठीक है। अगध का प्रयोग हमें ओनली उसी कंडीशन में करना है कि व्यक्ति बच नहीं पाएगा इमरजेंसी में, या विष की ऐसी कंडीशन है कि जिसमें अन्य कोई औषधियों से लाभ नहीं मिल रहा, तो वहां अगध यूज करना है। अगर अगध का प्रयोग अल्प बल वाले में करा दिया तो अगध में कई सारी औषधियों का मिश्रण होता है, हो सकता है वो उस औषधि के बल को सहन न कर पाए, अल्प बल वाला व्यक्ति, उसमें कोई उपद्रव हो जाए। और जिसमें विष का नहीं, नॉर्मल व्यक्ति में अगध का सेवन कराया तो भी हमें उपद्रव देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं संज्ञा स्थापन की। इस उपक्रम के अंतर्गत मूर्छा को प्राप्त मनुष्य को चेतना में लाना है। तो मूर्छित होने लगे तो अब इसमें हमें सारी क्रियाएं कर देनी है। रक्त मोक्षण भी करा देना है, उसको वेणी का बंधन यानी बांध भी देना है, ठीक है। उसके ऊपर कल्क भी रख देना है, लपेट भी देना है, लेप भी कर देना है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से उसके कान में पास में बजाना है, यानी कैसे न कैसे करके उसको होश में लाने काम करना है। वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र कान के सामने आके बजा सकते हैं, ठीक है। उसके हाथ पैरों को तेजी से हम
कहते हैं ना, मतलब रगड़ सकते हैं, ठीक है। रक्त मोक्षण करवा सकते हैं, ठीक है। और सिराओं का वेदन कर सकते हैं। अब किसकी क्या सिराओं का वेदन करना है इतना आपको ध्यान की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उस संज्ञा स्थापन के लिए जो सब भी उसको मूर्छित मतलब वापस होश में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो सब संज्ञा स्थापन में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेप की। तो विषय प्रभाव वाली औषधियों का कल प्रभाव क्षेत्र पर लगाना है। एक एग्जाम्पल है कि कीट विष में श्री वृक्ष की त्वचा का लेप लगाने से विष का प्रभाव कम होता है। लेप किस प्रमाण में लगाना है, बासी लेप नहीं लगाना है, सावधानी ये रखनी है। दूसरा, एक लेप पहले हटानी, उससे पहले दूसरा लेप नहीं लगाना। ज्यादा पतला लेप भी नहीं लगाना, ज्यादा मोटा लेप भी नहीं लगाना। ये लेप लगाने की सावधानी है। लेप के प्रमाण पे अलग अलग बताएं, जैसे आचार्य सुश्रुत ने माहिष आर्द्रचरम बताया, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने विभिन्न प्रकार के डिवाइड करके बताया कि दोषगण है, विषगण है या वन्य है, किस प्रकार की कंडीशन है। दोषगण में 1/4 अंगुल लगाना है, विषगण में 1/3 अंगुल लगाना है, वन्य में 1/2 अंगुल लगाना है। डिपेंड करता है कंडीशन के अनुसार हम कितना मोटा लेप लगा रहे हैं और किस तरह से लगा रहे हैं। मृत संजीवनी ये प्राचीन काल एक अद्भुत विद्या थी, जिसे रामायण में हमने देखा कि हमारे भगवान हनुमान जी गए और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आए, ठीक है। जब मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांध दिया था, तो आज के समय में मृत संजीवनी को हम कोरिलेट कर सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम या यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल एंटीडोट तो सभी पॉइजन में काम कर गया, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर यूनिवर्सल एंटीडोट चाहे मॉडर्न का हो चाहे आयुर्वेद का हो, तो एक है तो कम से कम वो 5 से 10 पॉइजन के ऊपर तो काम करे। इसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूनिवर्सल एंटीडोट, या अगर आयुर्वेद के हिसाब से कोरिलेट करें तो हम मृत संजीवनी विष को कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है विष चिकित्सा के 24 उपक्रम के बाद जो बचे हुए हमारे उपक्रम थे, प्रदमन, हृदयावरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रतिसारण, प्रतिविष, संज्ञा स्थापन। उसके बाद हम डिस्कस किया लेप और मृत संजीवनी। थैंक यू।